फटाफट से नोट कर लेना। क्या हुआ कि टेबल बनाने के लिए एक फरमान जारी हुआ कि भैया पीरियोडिक टेबल बनानी, एलिमेंट बहुत सारे हो गए हैं, इनको जमाना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा टेबुलर फॉर्म में। पहले एलिमेंट्स कम थे तो एक एक करके इंडिविजुअल स्टडी हो रही थी, फिर देखा कि 5 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लगभग एक जैसी है, फिर 10 की एक जैसी आई, तो इस तरह से सेम आने लगी कि ये एलिमेंट्स एक जैसा प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। इसका मतलब है इनमें खूब सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, इनको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं तो प्रॉपर्टी के वाइज ये एक साथ आ जाएंगे। सपोज जैसे एस ब्लॉक है, तो अब एस ब्लॉक में ग्रुप फर्स्ट वाले हैं वो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रखते हैं, ग्रुप सेकंड वाले हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 रखते हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी टेबल डिजाइन करनी थी कि भाई जिससे उनका क्लासिफिकेशन जो है वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो ऐसा एक विज्ञापन जारी करवाया गया। वैसे ही इस कहानी में सारी ये काल्पनिक है घटनाएं, है ना, पात्र ओरिजिनल है पर घटनाएं काल्पनिक है। ऐसा नहीं हुआ था, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग, आपको भी पता है ना, बहुत सारे इयर्स ऑफ गैप में ये सब काम चल रहा था, लेकिन अपन एक ही चीज एक साथ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये बोला गया कि भैया ठीक है, कौन बढ़िया टेबल बनाएगा, जो सबसे बढ़िया टेबल बनाएगा उसको सबसे बड़ी वाली डेयरी मिल्क मिलेगी। तो ऐसा, हाँ ऐसा हुआ था। तो एक डेट दी गई कि इस डेट पर सबका प्रेजेंटेशन है, सबको आके अपना अपना काम दिखाना है कि भाई किसने क्या क्या किया। बिल्कुल सिंपल सा तरीका था। तो सबसे पहले आए टॉबर्नियर ट्राइब। टॉबर्नियर जो था वो साइंटिस्ट था, ठीक है, और उसकी आदत थी कि हर बात के 3 टुकड़े कर देता था, मतलब तिकड़मबाज था, तिकड़ियां बनाता था। तो उसने क्या किया, टेबल नहीं बनाई, उसने 3-3 के सेट बना दी, है ना। जो आप, मुझे पता है आप सबको पता है कि वो पहले आप छोटी क्लासों में ये डॉबर्नियर ट्राइड वगैरह पढ़ चुके हो। तो उसने 3-3 के सेट बनाए जिसको बोला ट्राइड्स। और ट्राइड्स के अंदर क्या था कि जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट था, है ना, जो सेकंड एलिमेंट था 1 2 3, जो सेकंड एलिमेंट था, बीच वाला जो एलिमेंट था, उसका एटॉमिक वेट जो था वो पहले और आखिरी के एटॉमिक एवरेज एटॉमिक वेट के बराबर था। ये उसने ऐसा बताया। उसने ये कर करके खूब सारे ट्राइड्स बनाए भी। आपने हो सकता हो किसी न किसी ट्रिक से वो ट्राइड्स याद भी किए होंगे, किए थे, आज के बाद नहीं करने। क्यों? क्योंकि सवाल ये पूछा जाएगा कि कौन हो सकता है, ये नहीं कि कौन था, तो फिर फंस जाओगे। तो अभी वो सब तरीका अपने पास लिखा हुआ है, वो सब हो जाएगा। पहले कहानी सुन लेते हैं। तो उसको ट्राइड वाइड बना रहा था, दिखा रहा था। इतने में जज साहब जो बैठे थे सामने, जज बैठे थे, है ना, जो चेक करने के, जो वो उन्होंने बोला कि ट्राइड तो ठीक है, टेबल का है और इसका ट्राइड बना के दिखाओ। 3-4 एलिमेंट होते, बोले कि मेरे पास इतने ही ट्राइड है। कहते एलिमेंट तो और बच रहे, ट्राइड कम है, तो उसको उतार दिया, बोले नीचे उतर दो। उसके बाद आया डी चैन कॉर्टोइस। डी चैन कॉर्टोइस, जैसा नाम था वैसा ही काम था। ये भाई साहब 2G के जमाने में 5G दिखा रहे थे। मतलब बोला टेबल के लिए, और ये 3D हेलिक्स मॉडल बना के लाया। बोले तू टेबल तो ले आ, हमको वो नहीं समझ आ रही, तो हेलिक्स मॉडल कैसे ला सकता। 3D के अंदर हेलिक्स बनाया इसने, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। खुद डी चैन कोर्टोइस साहब समझाते समझाते ही भूल गए कि कैसे समझाना है ना। तो क्यों? क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा एडवांस थी, तो जज के भी समझ नहीं आ रही थी। तो उसको लगा कि अपन बोलेंगे कि मेरे समझ नहीं आ रही तो बेइज्जती होगी। तो उसने कहा कि एक काम करो, टेबल है क्या? टेबल। बोले टेबल नहीं है। मतलब वो टेबल के लिए भूखा बैठा था, कोई आए टेबल बनाए, मैं उसको डेयरी मिल्क दे दूं, लेकिन कोई बना ही नहीं रहा, उसको भी नीचे उतार दिया। क्यों? उसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि कॉम्प्लिकेटेड थी, उसको समझाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। क्यों? क्योंकि वो 3D मॉडल था। अब वो उस वक्त 2D नहीं समझ पा रहे थे, वो 3D लेके गया। दिमागदार आदमी था लेकिन उल्टे काम कर गया, कहते ना कि ज्यादा सीरियस ले गया बात को। उसके बाद न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल सुना है? इसका पुश्तैनी काम था गाना बजाना, ठीक है, लेकिन इसको भी लगा कि वहीं पे आया था परफॉर्मेंस, बीच बीच में जो ब्रेक होता है ना उसमें गाना बजाना पड़ता है ना, कि एक परफॉर्मेंस हो गई फिर दूसरा थोड़ा सा, है ना, भारत माता की जय टाइप ऐसा गाना लगा दिया। फिर उसके बाद उसको बोला कि भाई ठीक है, तो उसने बोला मैं भी थोड़ा सा गाना बजाता हूँ लेकिन साइड बाय साइड में ये काम भी करता हूँ। कह रहे क्या? कह रहे मैं टेबल वेबल भी आपको बता सकता हूँ कैसे क्या होता है। कह रहे क्या? कि जिस तरह से सा रे गा मा पा धा नी सा, कह रहे सा के बाद क्या आया? बोले सा आया। इसी तरह से पहला और 8वां जो सुर होता है वो सेम होता है, ठीक है, 7 के बाद रिपीट होता है। तो वो कहता है कि एलिमेंट भी ऐसा ही जमा दिया उसने। बोले लिथियम के जैसा ही क्या होगा? सोडियम। उस वक्त तक इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी।
तो जब लिथियम से लेके फ्लोरीन तक जाओगे तो 7 ही होंगे, लेकिन अगर नियोन उस वक्त होता तो वो जो सा वाला सुर है वो नियोन पे लगता वापस। क्यों? क्योंकि 8वां एलिमेंट कौन सा होता? नियोन। तो इनर्ट गैस की डिस्कवरी के बाद वो वाला कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया? फेल हो गया। उसने थोड़ा बहुत गाना बजाया, सब लोगों को अच्छा लगा, उसको कहा कि ठीक है परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, मजा सब आया, नीचे उतरो। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेबल का है। बोले नहीं है, बोले नीचे उतर। ठीक है, उसको भी नीचे उतार दिया। उसके बाद आता है लोथर मेयर कर्व। ठीक है, लोथर मेयर कर्व भी बोलते हैं, लोथर मेयर कर्व भी बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है कि इसने टेबल नहीं क्या बनाया था? ग्राफ। और ये सबसे इंटेलिजेंट था इन सब में, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। आज हम पढ़ते हैं आज हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल। उससे पहले जो सबसे ज्यादा वैलिड थी वो थी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल। उसको कई सालों तक पढ़ा गया और मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल कंप्लीटली चुराई गई थी उस ग्राफ से। जो ग्राफ किसका था? अगर वो ग्राफ की जगह टेबल बना देता तो आज मेंडलीफ की नहीं किसकी पढ़ रहे होते हम? लेकिन वो था आलसी गंजेड़ी, एकदम एकदम नशेड़ी टाइप का आदमी। चर्सी नहीं होते, सोचेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये तो अभी चलती ट्रेन में सवार हुए। तो वो एकदम ऐसा था कि उसको बस एक बार याद, उस दिन याद था कि भाई ऐसा कुछ काम करना है, उसी ने 1-2 दिन में ही काम करके रख दिया, ग्राफ बना दिया और ग्राफ अपनी अलमारी में जाके रख दिया। अब जिस दिन परफॉर्मेंस है उस दिन भाई साहब लोथर मेयर साहब आ ही नहीं रहे। कह रहे कहाँ है? फिर नशे में पड़ा होगा। मेंडलीव को पता था कि ये नशेड़ी है, मेंडलीव को उसका घर भी पता था। क्यों? क्योंकि चोरी उसी को करनी थी, तो ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो वो गया उन सब के साथ, जो कोर कमेटी के मेंबर्स थे, बोले कि उसके घर से चल लाके उठाना पड़ेगा उसको, वो सो रहा होगा। तो गए वहां से, तब तक न्यूलैंड वाला जो है गाना बजाना चल रहा था। तो वो गए उसके घर पे, लोथर मेयर के घर पे, और गेट खटखटाया। थोड़ी देर खटखटाया और उठा, नशे में था। उठा, गले क्या हुआ? बोले कि ये टेबल का है। बोले कौन सी टेबल? बोले टेबल कहाँ है? करे वो रखी। बोले ये नहीं, पीरियोडिक टेबल। तो क्या? टेबल वेबल नहीं है, ग्राफ बनाया है। क्या बोला? ग्राफ बनाया है। बोले आज आपकी परफॉर्मेंस है, ग्राफ तो समझा दो। बोले परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है अपने को, ग्राफ पढ़ा है, देख लो, तुम्हारे समझ आए तो ले जाओ, मेरे को यहीं छोड़ दो। बोले इनाम मिलेगा, कल तुम ही खा लेना। तुम्हारे पास कोई दूसरा इनाम है तो बताओ, है ना? तो उसने ये सब बोल के, जब तक ये बातें चली थी, जिस वक्त उसने कहा कि उस अलमारी में पड़ा है, मेंडलीफ भाग के गया। क्यों? क्योंकि वो किसी को और चाहिए नहीं, चाहिए चाहिए किसको? मेंडलीफ को। मेंडलीफ गया, अलमारी से सीधा ग्राफ निकाला और मेंडलीफ ने कहा इसको नशा मत उड़ाओ, इसको नशे में ही रहने दो ताकि मैं चोरी कर सकूं। ठीक है, उसको उठा के ले गए कार में, पीछे बिठाया, मेंडलीफ भी पीछे बैठा। रास्ते में उस ग्राफ से मेंडलीफ ने क्या बना दी? टेबल। मेंडलीफ जीत चुका था, उसको पता था मेरी जीत सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि अब तक किसी ने टेबल नहीं दिखाई थी। अब वो चाहे गलत दिखाए, सलत दिखाए, लेकिन टेबल दिखा रहा है। बात यह है कि टेबल देखते ही जज साहब डेयरी मिल्क निकाल देंगे जेब में से, कह रहे जल्दी आजा, ले जाइए ले। ठीक है, तो ये करा। रास्ते में गए, उसने टेबल बना ली। लोथर मेयर गया भी, उसने अपना ग्राफ भी समझाया। वो ग्राफ मैं आपको बता दूंगा, उस ग्राफ में से 4 ही तरह के सवाल आता है, किसकी पोजीशन कहाँ होती है, दैट्स इट। उसके बाद मेंडलीफ आया। मेंडलीफ शाना था, बिल्कुल शाना। शाना समझते हो, है ना? मतलब ओवर चालाक, चालाक नहीं, ओवर चालाक, शाना था। तो उसने क्या किया, अपनी टेबल तो बनाई जो बनाई, अब दूसरों के काम में भी टांग अड़ा रहा है। होते हैं ना क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद होमवर्क आधा करके लाते हैं, आधा ही है उनका, पूरा नहीं है, लेकिन बगल वाले का आधे से भी कम है। तो वो रिलेटिव बना देते हैं चीजों को कि सर इसने तो एक ही सवाल किया, मैंने 5 किए, करने 15 थे, है ना? सर इसने एक ही किया। बार बार ऐसे और ढूंढ रहा है, कह रहे इसने 2 ही किए, इसने 3 ही किए, वो अपने से कम वाले। तो वो कुछ ऐसी कमियां ढूंढ रहा था। उसने ऐसी कमियां ढूंढी, एटॉमिक मास के अंदर कुछ करेक्शंस किए। किसी साइंटिस्ट, पुराने साइंटिस्ट लोगों ने एटॉमिक मास वगैरह जो है वो निकाले हुए थे, उनमें करेक्शन किए। कहा देखो एटॉमिक मास ही गलत है, मैं सही करता हूं। तो और डेयरी मिल्क की जुगाड़ है, मतलब एक मिल रही उससे संतुष्ट नहीं है। ये कह रहा है कि एक आधा और लेंगे, जो छोटा मोटा 5 स्टार और आ जाए, वो ऐसा चाह रहा था। ठीक है, तो उसने कुछ करेक्शन भी किए। और नई चीज, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। मतलब भाई साहब ने अपनी टेबल में डब्बे खाली छोड़ दिए, कह रहा यहां आएगा,
कह रहे कौन आएगा? बोले इसके जैसा आएगा। कह रहे क्या नाम होगा? बोले ये क्या लिखा हुआ है? बोले एल्यूमिनियम, तो इसका नाम एका एल्यूमिनियम कर दो। बोले कैसे? बोले एल्यूमिनियम के एक बाद। बोले ये सही सिस्टम है ना। तो ऐसे करके उसने दिमाग लगाया और कुछ नए एलिमेंट्स के प्रिडिक्शंस किए। तो ये दो ऐसी चीजें थी जो जज साहब के दिमाग में और ज्यादा घर कर गई और कंप्लीटली उसको कहा कि भाई ये पूरी तरह से विनर यही है ना। और उसकी टेबल को बहुत सालों तक पढ़ा गया। आज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसने एक पीरियोडिक लॉ दिया था। उसने पीरियोडिक लॉ दिया था, उसमें जो कहा कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। ये उसने पीरियोडिक लॉ बनाया। और उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो उनके एटॉमिक वेट पर ही क्या होती है? बेस होती है। ये लॉ बनाया। लेकिन ये लॉ आगे जाके खराब हो गया। क्यों? क्योंकि एक मोजले करके एक साइंटिस्ट हुआ, उसने एक एक्सरे का एक्सपेरिमेंट किया। तो उसने क्या किया कि पहला एटॉमिक वेट के बेसिस पर और दूसरी बार में एटॉमिक नंबर के बेसिस पर दो ग्राफ बनाए। जो एटॉमिक नंबर वाला ग्राफ था वो ज्यादा सही था, उसमें बहुत ज्यादा उल जलूल चीजें नहीं थी, वो कम जिगजैग था, वो एकदम लीनियर चीजें आ रही थी उसमें। तो उसने कहा आप फंडामेंटल यूनिट ही गलत ले रहे हो। आप टेबल को किससे बनाइए? एटॉमिक वेट पर नहीं, किस पर बनानी है आपको? एटॉमिक नंबर पे। उसके बाद पीरियोडिक लॉ जो है वो चेंज हुआ और हम जो पढ़ते हैं वो एटॉमिक नंबर वाला पढ़ते हैं, है ना। वेरी फर्स्ट डे हमने एक पीरियोडिक लॉ पढ़ा था, वो यही था कि जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है वो किसके बेसिस पे निकालते हैं? हम एटॉमिक नंबर पर होती। वो फंडामेंटल यूनिट हमने चेंज कर दी। तो ये था कुछ डेवलपमेंट वाला। मुझे पता है बिल्कुल भी मजा नहीं आया, उससे ज्यादा कम मजा मुझे आया, ठीक है, कि भाई मुझे ये बताने में भी मजा नहीं आता। तो अब आता है कि हमने क्या क्या पढ़ा। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था? देखो इससे पहले दो और थे। एक था प्राउट हाइपोथेसिस और एक था लेवोइजर क्लासिफिकेशन, है ना। ये भी मेरे को लगा अभी सीरियस हो जा के ये नहीं बताया, तो ये भी बता देता हूँ। लेवोइजर क्या कर रहा था? एक एक चीज को उठा रहा था, कह रहा चमका मेटल, नहीं चमका नॉन मेटल, ठीक है। तो वो यही कर रहा था, चमकने वाला मेटल, नहीं चमकने वाला नॉन मेटल। अब ये सब जानते हो कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जानते हो, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बताया लेवोइजर ने था। लेकिन और नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो वो मेटल नॉन मेटल चमका नहीं चमका, चमका नहीं चमका, ऐसा कर रहा था। इतने में भारत का एक आदमी, उसने पूछ लिया कि ये थोड़ा चमक रहा है, थोड़ा नहीं चमक रहा है, अब बता क्या। बाद में जाके वहां लेवोइजर तो चुप हो गया, लेकिन बाद में जाके उनको मेटलोइड बोला गया। क्या बोला गया उनको? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा था, इसलिए उसको क्या बोला गया? मेटलोइड। तो मेटलोइड को एक्सप्लेन नहीं कर सका लेवोइजर, इसलिए फेल हो गया। उसके बाद प्राउट हाइपोथेसिस, नाम देख रहे हो, हाइपोथेसिस, है ना। अगले ने अपने मतलब एक्सपेरिमेंट में ही लिख दिया, बोले हाइपोथेसिस, कोई पूछे ही नहीं कि कैसे किया, मतलब बात ही खत्म। कैसे किया? बोले सपना आया था, ऐसे किया। कह रहा सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से बने हुए हैं। क्या कहता है? सारे एलिमेंट, देख रहे हो कॉन्फिडेंस, देख रहे हो भाई का। कह रहा सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से बने हुए हैं, सबका एटॉमिक मास जो है हम हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? कितना होता है? 1। इसका मतलब है किसी को भी मल्टीप्लाई करो, वैल्यू फ्रैक्शनल में नहीं आनी चाहिए। आगे जाके फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई एटॉमिक मास की, भाग गया वो। कह रहा कि कहा गया प्राउट हाइपोथेसिस। तो उसने कहा देखो अपन ने तो पहले ही कहा था, क्या है? हाइपोथेसिस। अब जब तक चले चलाओ, है ना, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाली बात है, ठीक है भाई। तो ये डॉबर्नियर ट्राइड जो है हम अब यहां से शुरू करते हैं, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये चीज मैं फर्स्ट डे भी पढ़ा सकता था, लेकिन फर्स्ट डे अगर पढ़ा था तो ये जुगाड़ काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब तुमको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। डॉबर्नियर ने एटॉमिक नंबर का नाम नहीं लिया था, डॉबर्नियर गया मर गया, लेकिन बात यह है कि अपने को एक चीज सिखा गया। आज हम मॉडर्न, आज आपके पास जो भी आएगा, क्या आप सबका बैठ के एटॉमिक वेट निकालोगे? अब तक निकालते थे? कहो हाँ। अब तक निकालते थे, अब नहीं निकालना है। कारण ये जो ऊपर लिखा है वो डॉबर्नियर ने किया। ये जो ऊपर लिखा है, कह रहा है कि LiNa लिथियम सोडियम पोटेशियम इज डॉबर्नियर ट्राइड बिकॉज एटॉमिक वेट ऑफ Na इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। ये सब जानते हो। अब जुगाड़ कि ये तो एक
ऐसे खूब सारे पेयर्स आपने ट्रिक से याद किए होंगे, किए हैं? मैंने भी देखी हुई कोई सीबीआई पता नहीं करके कोई ट्रिक है कोई टीचर पढ़ा रहा था कि ये सारे डोबर्नियर ट्राइड इस ट्रिक में आ गए। ठीक है, उसके अलावा भी पूछ लिया जाता है, फिर क्या करोगे? सुनो, पहली चीज, अगर डोबर्नियर ट्राइड को पहचानना है तो वो एलिमेंट्स किसके होने चाहिए? किसके होने चाहिए? अगर वो सेम ग्रुप के नहीं है तो वहीं काट दो। अगर वो सेम ग्रुप के, ग्रुप समझते हो? आड़ी या खड़ी? खड़ी, तो खड़े मतलब वो जो कॉलम है उसके अंदर वाले एलिमेंट्स होने चाहिए। क्या ये आपको एक ही ग्रुप के दिख रहे हैं? देखो, दूसरा, डेल्टा जेड यानी कि एटॉमिक नंबर्स का जो गैप है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर दो के बीच में, सपोज यहां पे क्या है? लिथियम है, यहां क्या है? सोडियम है, और ये क्या है? पोटेशियम। बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका कितना होता है? इसका कितना होता है? देखो यहां का गैप कितना है और यहां का भी गैप कितना है? ये दोनों गैप सेम होने चाहिए, यानी कि जो डेल्टा जेड है, कितने डेल्टा जेड आएंगे? ट्रायड है तो ऑब्वियसली दो आएंगे। पहला डेल्टा जेड यहां होगा, दूसरा डेल्टा जेड यहां होगा, ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम। अगर ऐसा है तो आंख बंद करके बोल दो, बताओ एटॉमिक वेट निकालना आसान है या ये वाला काम? इसलिए बाद में पढ़ाता हूं ताकि एटॉमिक नंबर का नॉलेज हो जाए और आपको पता हो। आप बताइए, क्या ये डॉबर्नियर ट्रायड है? अरे ये नहीं। हाँ, दूसरी कंडीशन कौन देखेगा? दूसरी कंडीशन कौन देखेगा यस सर बोलने से पहले? है, एक ग्रुप का अगर टिका तो एक ग्रुप का होना चाहिए साथ में डेल्टा जेड। डेल्टा जेड क्या होना चाहिए? है क्या? इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर, इसके एक आगे इनर्ट गैस होती है ना, कम कर दो उससे। 36 होता है, इससे एक कम कर दो, उससे पहले ही तो हेलोजन होता है। बस तो एक एक कम कर दो, उनके एटॉमिक नंबर अपने आप याद हो जाएंगे। बताओ इसका गैप कितना दिख रहा है और इसका? डेल्टा जेड सेम है क्या? काट दो, नहीं है डोबर्नियर ट्राइड, बात खत्म। ये वाला बताओ। बोले इतना डोबर्नियर ट्राइड के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, अब तक याद करके गए थे कि कौन कौन से होते हैं? याद नहीं करना, बस एक ग्रुप का सेम डेल्टा जेड, खत्म। बताओ है क्या ये? ये 17 है, अभी बताया ये 35 है, ये कितना होगा? 53। देखो डिफरेंस कितना? 18। देखो डिफरेंस कितना? 18। बात खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ग्रुप भी सेम है और डिफरेंस भी क्या है? सेम है, वो डोबर्नियर ट्राइड होगा। अब कर लोगे पक्का? और प्रैक्टिस करवाने की जरूरत नहीं है ना? पक्का? हाँ, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सेम ग्रुप का देख लो और वहीं आंसर कर दो जैसा इसमें किया था। सेम ग्रुप के साथ साथ एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक। उसके बाद है ये वो वाला 2G के जमाने में 3D वाला, डी चैन कॉर्टोइस 3D मॉडल डीएनए हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर। जो इसका फीचर था वही इसकी मुसीबत का कारण बन गया, है ना? क्यों? क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और कोई कमी नहीं थी इसमें, बस ये कॉम्प्लिकेटेड था, 3D था, उस वक्त समझना थोड़ा भारी पड़ गया था लोगों के। जल्दी नोट करो। मतलब इसमें तो राइटिंग भी खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी लिख दो ऐसे। डेवलपमेंट हो गया। अच्छा, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम है क्या? बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम है क्या? बेरिलियम कितना? 4। मैग्नीशियम कितना? 12। कैल्शियम कितना? हो रहा है क्या? है? डिफरेंस कितना हो रहा है? हो रहा है? ठीक, अब कर लोगे मतलब जैसे तैसे। देख, चेक कर रहा था मैं। करना क्या है? सेम ग्रुप का देखना है
और क्या देखना है, डेल्टा जेड सेम होना चाहिए, सेम। चले आगे। हाँ, ये न्यूलैंड का गाना, इसमें भी जुगाड़ है। क्या होना चाहिए, और डेल्टा जेड सेम नहीं, आरटी होना चाहिए। यहां पर डेल्टा जेड सेम नहीं, आरटी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिफरेंस अगर 8 से ज्यादा हो गया तो सुर बिगड़ जाएंगे, क्योंकि 7 के बाद रिपीट करना है ना। 7 के बाद रिपीट करना है, इसका मतलब है सा के बाद ये वाला सा आया। यहाँ आगे जाओगे तो मैग्नीशियम होगा, यहाँ कौन होगा, एल्यूमिनियम, यहाँ कौन होगा, सिलिकॉन, यहाँ कौन होगा, फास्फोरस, ये सल्फर और ये क्लोरीन, और वापिस यहाँ कौन आएगा, पोटेशियम। तो ये सा ये सारे सेम आ रहे हैं, तो सेम ग्रुप में आ रहे हैं, उसने इस तरह से अरेंज किए थे। अब आप लिथियम और सोडियम, आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज न्यूलैंड ऑक्टेव, या फॉलो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, है ना। तो आपको डिफरेंस कितना निकालना है दोनों के बीच, बस खत्म। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस, पहली चीज वो क्या होने चाहिए, सेम ग्रुप के, है ना। और डिफरेंस कितना होना चाहिए, 8 का। ठीक है भाई, देख लो आप, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। इसका कितना होता है, डिफरेंस कितना हो गया, 8 का। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। इसका कितना होता है, डिफरेंस कितना हो गया, इन सब में डिफरेंस 8 ही है। इन सब में डिफरेंस कितना है, 8। और ये यहां तक भी एप्लीकेबल है, लेकिन इससे आगे लफड़ा। क्यों? क्योंकि 21वां एलिमेंट स्कैंडियम होता है, और स्कैंडियम का मतलब कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक का मतलब 10 नए आ गए। डी का मतलब, डी में कितने भर सकते हो, 10। तो अब डिफरेंस 8 नहीं 18 का हो जाएगा। अब डिफरेंस कितना हो जाएगा, 18 का हो जाएगा। इसीलिए वहां पर ये चीज जो है वो नहीं काम करती। क्यों? क्योंकि बोरॉन, एल्यूमिनियम, और जैसे ही आप गैलियम पर जाओगे, जैसे ही आप गैलियम पर जाओगे, बीच में कितने आएंगे, 10। कितने आएंगे, 10 आएंगे। अब अगर यहां पर डिफरेंस 8 का है, तो यहां डिफरेंस कितना हो जाता है, और डिफरेंस 18 का होते ही बताओ वो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल रहा या नहीं रहा। तो ये कहा जाता है, इसका इसका डिसएडवांटेज भी लिखा हुआ है, देखो, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव सीम्स टू बी ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम, है ना। और कैल्शियम तक ही क्या था, ये एप्लीकेबल था। दूसरा एक और इसका क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस, ये क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब जिनमें लग रहा था उनमें भी नहीं लगा। भाई इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई तब तक भी इसकी एक डीमेरिट थी, या इसका डिसएडवांटेज था कि ये क्या, कहां तक था, कैल्शियम तक था। लेकिन जैसे ही इनर्ट गैस डिस्कवर हुआ, बताओ इनर्ट गैस यहां आएगा क्या, और अगर इनर्ट गैस आएगा तो नी के बाद सा वापस यहां आएगा क्या। अब सुर खराब हो गया, क्योंकि सा का होना था क्या, सोडियम, और हो क्या गया, नियोन। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, खत्म एकदम। ठीक है, चले आगे। बाद में लिख लेना यार, ऐसे में क्यों, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मत छोड़ भी देना मेरी तरफ से, चाहे कोई दिक्कत नहीं, मत लिखना। ये निकाल दोगे, जल्दी जल्दी जल्दी। चले आगे। ये देखो, लोथर मेयर कर्व, ऐसा एक कर्व बनाया उसने। अगर वही ये टेबल बना देता ना, तो ये परफेक्ट टेबल होती। लेकिन उसने टेबल नहीं बनाई, उसने क्या किया, ग्राफ बनाया, क्योंकि भाई का अलग स्वैग था। ग्राफ मतलब ग्राफ, है ना, बाकी तुम्हारा देख लो तुम, ऐसे उसने साफ साफ बोला था। प्लॉटेड ग्राफ बिटवीन एटॉमिक मासेस वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम। जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो लिखे हुए हैं। जो पीक पोजीशन है, मतलब जिनका वॉल्यूम सबसे कम या सबसे ज्यादा, सबसे, आज भी आप पढ़ते हो कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो सबसे लेफ्ट में आते हैं, और उनकी साइज सबसे ज्यादा होती है, और उनका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना, उनकी साइज सबसे बड़ी और वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने जो काम किया वो आज पूरी तरह से खत्म हो गया, नहीं, वो ही बेस बनता है आगे वाले के लिए। मतलब जो भी पिछला करके जाता है उसकी गलतियां ही आगे वाले के लिए क्या बनती है, फिर से बेस बनती है, वहां पर उस पर काम होना शुरू होता है। तो ये देखो, ये जो पीक पोजीशन है, यहां पर क्या आ रहे हैं, एल्कली मेटल्स आ रहे हैं, आ गए भाई।
आपसे सवाल यही पूछा जाएगा कि लोथरमेयर के ग्राफ में अगर पूछा गया तो पीक पोजीशन कौन ऑक्यूपाई करता है, याद कैसे याद रहेगा, कौन रहेगा, एल्कली मेटल। उसके बाद पीक के बाद, पीक के बाद चीज कहां आती है, नीचे, उसको क्या बोलते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो याद रखने के लिए, क्योंकि बहुत सी किताबें यहां पर पहले असेंडिंग लिखती है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि आपने पीक पकड़ा और पीक के बाद आप कहाँ आ रहे हो, नीचे। एल्कली मेटल के बाद कौन आता है, तो वैसे याद हो जाता है, पहले एल्कली मेटल फिर नीचे आए तो डिसेंडिंग या असेंडिंग। डिसेंडिंग पर कौन आते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। डिसेंडिंग का मतलब ये रहा, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये पीक पोजीशन है, ये देखो नीचे आया डिसेंडिंग, फिर यहां से भी नीचे आया तो मैग्नीशियम, फिर यहां से भी नीचे आया तो कैल्शियम, फिर यहां से नीचे आएगा तो स्ट्रोंशियम। दिख रहा है आपको एल्कली मेटल्स, ये रहे कौन से, डिसेंडिंग। अब वापस से ग्राफ डिसेंडिंग हुआ, पीक है, डिसेंडिंग हुआ, फिर वापस कहां जाएगा, ऊपर, ऊपर जाएगा वापस। ऊपर जाते हुए को क्या बोलते हो, डिसेंडिंग या असेंडिंग। उस पर कौन आते हैं, हैलोजेंस। उस पर कौन आएंगे, हैलोजेंस। और जो बॉटम पार्ट है ग्राफ का, जो बॉटम पार्ट है, जो क्या बोलते हैं, ये वाली चीज देख रहे हो आप, ये वाला, ये देखो यहां मैक्सिमम आपको कौन से दिख रहे हैं, डी ब्लॉक वाले। कौन से दिख रहे हैं, सारे, ये देखो, वेनेडियम, आयरन, कॉपर, है ना, कोबाल्ट, जिंक, ये सब आपको दिख रहे हैं। और जो असेंडिंग है, सॉरी, हाँ यस, असेंडिंग है, वो क्या होगा आपका, हैलोजन। जैसे कहाँ है, ये रहा एक हैलोजन, है ना, यहां नहीं लिखा हुआ है, यहां मैं लिख देता हूं, ये फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिख रहे। और जो बॉटम पार्ट है वो सब क्या है, तो बताओ याद रहेगा क्या, भूलना नहीं है इसको। क्यों, क्योंकि जो कुछ भी है वो सवाल, जैसा भी सवाल, कैसा, मतलब आप मान के चलिए यहां पर स्लाइड पर वही लिखा हुआ है जो सवाल आ सकता है। उम्मीद करता हूं ना आए, पर कभी मॉड्यूल में देख लो या किसी और जगह पे आप ये सवाल देख लो, तो मजबूरी होती है कई बार डेवलपमेंट के क्वेश्चन किताब में डालने की, वो सब हो जाएंगे इससे, है ना, वो सारे हो जाएंगे, काम काम की बात सारी लिखी हुई है। चले आगे, ये तो बैठकर बना नहीं रहे हो, हाँ, बनाना भी मत। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये पीरियोडिक लॉ दिया था उसने, मैंने कहा था ना कि पीरियोडिक लॉ में सिर्फ इतना चेंज हुआ है कि आज हम यहां एटॉमिक वेट की जगह सिर्फ क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। ये जितनी पीरियोडिक टेबल आपने अब तक पढ़ी है, डॉबरनियर से लेकर यहां मेंडलीव तक, वो सब किस पर बेस्ड थी, एटॉमिक वेट पर। बस आज जो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। देखो मैंने कहा था ये शाना था, इसके एडवांटेज क्या थे, पहला, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। एल्यूमिनियम के नीचे जगह छोड़ दी, गैलियम नहीं था वहां पे, खाली जगह थी, और उस खाली जगह में एक नाम लिखा गया था, एंड दैट वाज एका एल्यूमिनियम। बाद में जाके हम इसको गैलियम बोल रहे हैं, हम इसको स्कैंडियम बोल रहे हैं, हम जर्मेनियम बोल रहे हैं, हम टेक्नीशियम बोल रहे हैं। सवाल पूछा जाएगा, क्या टेक्नीशियम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में था, तो हमको लगता है था। क्यों, क्योंकि सर की स्लाइड में था। पहली चीज, ये खाली जगह थी, ये बाद में जाके इसको नाम दिया गया। मतलब यहां खाली जगह पे नाम लिख दिया एका एल्यूमिनियम, नहीं पता था कि एलिमेंट कौन होगा। तो सवाल बड़ा घुमा के पूछा जाता है ना, बता रहा हूं मैं, ये जेई में पूछा हुआ सवाल है, आज नहीं, आज कोई नहीं पूछेगा, कुछ सालों पहले कभी एक बार जेई में पूछा हुआ सवाल है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में नहीं था। जिस तरह से आपको पढ़ाया जाता है, आपको लगता है कि गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम की भी बात हुई थी, और अगर इनकी बात हुई थी तो इसका मतलब है ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ही सर पढ़ा रहे थे, तो होंगे ये एलिमेंट भी। ये नहीं थे, इनकी जगह ये नीचे जो लिखे हुए नाम है ये थे, है ना, एलिमेंट नहीं था, खाली जगह थी, और खाली जगह में ये नाम लिख दिया था। कैसे कि एल्यूमिनियम के एक बाद आएगा तो एका एल्यूमिनियम, बोरोन के एक बाद आएगा एका बोरोन, एका सिलिकॉन, एका मैंगनीज। तो आपसे ये जो नीचे वाले पूछा जाए कभी कि क्या मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में थे, तो हाँ या ना, हाँ, क्योंकि लगता है ऐसा है कि थे, क्योंकि पढ़े हैं हमने, तो यहां पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में वहम हो जाता है कि हाँ सर ने पढ़ाया था तो इसका मतलब ये एलिमेंट भी थे। ये नहीं थे, ये बाद में नाम जो है बाद में आए हैं। तो इसका याद करने का तरीका क्या है, गंगा से जमुना तक,
कौन कौन से एलिमेंट्स थे जिनका प्रिडिक्शन मेंडलीफ ने किया था, उसकी ट्रिक है, गंगा से जमुना तक। उसके बाद एक करेक्शन इन एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक वेट को क्या किया उसने, करेक्ट किया। मैंने कहा ना कि वो दूसरे के काम में भी टांग अड़ाता था, वो ये रहा। तो ये भी एडवांटेज हो गया। तो ये एयू क्या होता है, चांदी या सोना, ठीक है। तो इसका ट्रिक होता है गोल्ड इन प्लैटिनम बिकम अल्टीमेट, गोल्ड इन प्लैटिनम बिकम अल्टीमेट। हाँ, सोना और प्लैटिनम कॉम्बिनेशन तो बहुत तगड़ा होता है, बस याद रह जाएगा। आगे का स्लाइड ये लिख लिया, पीछे का स्लाइड अच्छा ये लो। हाँ, इसमें ग्राफ आप मत बनाओ, ये लिख दो सिर्फ। जल्दी करो रे, बॉन्डिंग लिख के लाया हूं आगे, अगर आज नहीं पढ़ा पाए ना बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, बता रहा हूं। केमिकल बॉन्डिंग आज शुरू करना ही है, मुहूर्त पूछवाया हुआ है पंडित जी से, बोला आज शुरू करोगे तो समय पे खत्म हो जाएगा चैप्टर। स्लाइड चेंज कर, पंडित जी ने ये भी बोला था। हाँ, इस मेंडलीफ में आता था, ये आज की टेबल ही नहीं है। हम मेंडलीफ की पढ़ रहे हैं, कह रहे बोरोन के बाद स्कैंडियम नहीं आता। हाँ, तो नहीं आता, उस वक्त आता था। तभी तो लास्ट में पढ़ाता हूं मैं। एक बार और क्या बताऊं, ये वाले प्रेजेंट थे, ठीक है, और इनके नीचे एक एक खाली जगह थी जिसपे ये नाम लिखे हुए थे, जो नीचे ब्रैकेट में नाम लिखे हुए हैं। ये गैलियम है, ये बाद में जाके पता चला था लोगों को कि इसको गैलियम बोलेंगे। मतलब मेंडलीफ में ही, मेंडलीफ ने ही खाली जगह छोड़ दी, और उसी दरमियान थोड़ा आगे जाकर कुछ सालों बाद एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनको वहां रख दिया गया, है ना। आज गैलियम कहां है उससे नहीं मतलब है, उस वक्त मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में भी गैलियम को पोजीशन बाद में दी गई, पहले नहीं था, पहले तो प्रेडिक्शन ही थी, बाद में डिस्कवर हुआ तो फिर जगह दे दी गई, जिसकी जगह पहले से बना रखी थी उसने कि हाँ यहां आएगा एका एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम के जैसी प्रॉपर्टी रखेगा, तो उसने लिख दिया एका एल्यूमिनियम। बाद में गैलियम आया तो उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच कर रही थी, तो गैलियम को उठा के उसके नीचे रख दिया गया। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि मेंडलीफ जब पीरियोडिक टेबल बना चुका था तो उस वक्त क्या ये एलिमेंट्स उसकी पीरियोडिक टेबल में थे, तो आंसर है नहीं, ये बाद में डिस्कवर हुए और इनको बाद में पोजीशन दी गई, उस वक्त नहीं आया ये। चले आगे। मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल पढ़ाई ना, मतलब पूरा 14 लेक्चर, उसमें इतने डाउट नहीं आए, इसमें डाउट आ रहे हैं। एक मन तो किया था मेरा कि सीधा केमिकल बॉन्डिंग ही, है ना, क्यों, क्योंकि मेरे पास ये स्लाइड भी नहीं थी, तो मैंने घर बैठ के खुद से बनाई है ना, कि भाई ये स्लाइड बना लेता हूँ जैसे तैसे। बाकी आलस के मामले में मैं एकदम प्रो लेवल हूँ, है ना, अल्ट्रा प्रो मैक्स, समझ रहे हो। तो मैंने एक बार छोड़ दिया था, मैंने कहा बोल दूंगा खुद ही पढ़ लो, और मैंने कहा सारा काम खराब हो जाएगा। डिसएडवांटेज देखो, इसने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से टेबल बनाई, अरे बोलो, लेकिन जो बाद में आ रहा है उसका एटॉमिक नंबर होना चाहिए था कम या ज्यादा, अरे इंक्रीजिंग है तो बाद में आने वाले का एटॉमिक नंबर। लेकिन कुछ ऐसे पेयर थे जिसमें एलिमेंट आ तो बाद में रहा था, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा था या कम, तो उनको बोल दिया एनोमेलस पेयर। क्या बोल दिया उसको, एनोमेलस वर्ड का मतलब होता है असंगत, मतलब सबके जैसा नहीं, कुछ अलग व्यवहार दर्शाने वाला, उसको बोलते हैं एनामोली, ठीक है। तो एनोमेलस क्या होता है कि जो जैसे आर्गन है और क्या है, पोटेशियम है, उसके बाद टेल्यूरियम और आयोडीन है, तो इस तरह कुछ पेयर्स थे, कुछ एलिमेंट्स के पेयर्स थे, जो उसके मेन जो लो था उसका कौन सा, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट वाला, उसको ही फॉलो नहीं कर रहे थे,
है ना। लेकिन एडवांटेज ज्यादा थे, डिसएडवांटेज कम थे, इसलिए इसको टॉफी मिल गई थी, मतलब डेयरी मिल्क जो है वो दे दी थी। तो ये आपको याद करने का तरीका कौन सा है? आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी क्यों नहीं। आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी क्यों नहीं, खत्म सारे डिसएडवांटेज। आ रहा है मजा? बताओ, नींद आ रही है? नहीं, 11th वालों को ये पहले पढ़ाते हैं ना, तो वो उनके सब समझ आता है, उनको लगता है बेसिक से शुरू किया। ऐसा बेसिक जो मतलब किसी काम का नहीं है, पर ये उसको बेसिक मानते हैं। आप भी मानते थे आज से पहले। ये तो मैं हूं कि मैंने रोज इसको गाली दे दे के इसको मतलब इतना नीचा गिरा दिया कि अब आप आज इसको मजाक में ही ले रहे हो। मैं यह चाहता था, ये मेरी चाल थी, षड्यंत्र। और तुम फंस चुके हो उसमें। चले आगे। आगे तो बॉन्डिंग आ गई। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिसको लेकर घूमते रहते हैं बच्चे, तो लिख लीजिए आप, सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मतलब वो बोहर के क्लासिफिकेशन के टाइम पर, और जब पीरियोडिक टेबल के इन्वेंशन वगैरह चल रहे थे, डिस्कवरी चल रही थी, उस वक्त की कुछ टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अल्टीमेट क्या होता है। अल्टीमेट शेल का मतलब होता है nth, मतलब सबसे बाहर वाली। ठीक है, ये n को क्या बोलते हैं? अल्टीमेट। अब थोड़ा दर्द कम हुआ अगर कहीं नाम देखा होगा। उसके बाद पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट क्या होता है? पेनल्टीमेट होता है n-1। तो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है क्रोमियम है, जैसे क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। क्या होता है? 3d5 4s1। उसकी अल्टीमेट शेल कौन सी है? ये क्या हो रहा है है फ्रीक्वेंसी। दूसरी क्लास में तो आवाज नहीं जा रही है। बार बात आउट हो जाएगी कि मैं पढ़ाता नहीं हूं। पेनल्टीमेट n-1। तो ये होता है n, ये होता है n-। आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है 3d5 4s1। आपसे पूछा जाएगा अल्टीमेट शेल 3 या 4। 3 नंबर क्या है, अल्टीमेट या पेनल्टीमेट? क्या है? पेनल्टीमेट। तो n-1 को बोलते हैं पेनल्टीमेट। एक और होता है एंटी पेनल्टीमेट। ये होती है क्या? n-2। कौन सी होती है ये? n-2। जैसे 6s2 4f14, ऐसा लिखा हुआ है। और 6s2 4f14 5d10, ऐसा लिख दिया। क्या बोलोगे? 6 क्या है? अल्टीमेट। 5 क्या है? और 4 क्या है? तो एंटी पेनल्टीमेट में इलेक्ट्रॉन कहाँ भर रहे होते हैं? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक? है एफ ब्लॉक। पेनल्टीमेट में किस में भर रहे होते हैं? और इसमें अल्टीमेट में। देखो कितनी सारी चीजें आती है आपको। अब ये 3 लिख दिए, उसके बाद लिखिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी, है ना? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस। देखो, इसका मतलब हुआ कि जो ये NS2 और NP1 to 6 वाला केस है,
NS2 भी नहीं बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा NS1 2 और NP1 2 6, ये प्रॉपर हो गया। लो ये n की वैल्यू दिख रही है क्या? n, क्या कोई n-1 है या n-2 है? तो इसका मतलब है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके अल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं वो सब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आते हैं। लेकिन ये जो 6 वाला है इसको काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये फुलफिल्ड हो जाता है, और इसकी कैटेगरी अलग से ही क्लासिफाई की गई थी उस वक्त, और उसको अलग से इनर्ट गैस बोला गया था। मतलब इनर्ट गैस भी कहने को ये वाली चीज तो फॉलो करता है, लेकिन उसके नाम ही बदल दिया था, कैटेगरी अलग कर दी। मतलब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो जिनमें NS1 या 2 या NP1 2 5 कह दे, ज्यादा बेटर है, क्योंकि 6 बोलते ही क्या हो जाएगा? इनर्ट गैस। तो 6 वालों को मतलब कि यहां पे NS2 NP6 मतलब फुलफिल्ड हो गया। तो इनर्ट गैस वो थे जिनकी अल्टीमेट शेल पूरी क्या हुई थी? कंप्लीट फुलफिल थी। क्या थी? कंप्लीट भरी हुई थी। वो सब क्या थे? इनर्ट गैसेस थे। ठीक है, तो इतना कुछ आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना लिख दो S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट, नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखिए ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स, D block elements having partially filled, D block elements having partially filled, ब्रैकेट में लिख देना, ये गया, ब्रैकेट में लिख देना D129। पार्शियली फिल्ड का मतलब ही यही है, D0 खाली, D10 पूरा भरा हुआ। तो बीच का क्या बचता है जिसको आप पार्शियली बोलोगे? 1 से लेके 9 तक वाला केस सारा पार्शियली हो गया। तो क्या लिखा आपने? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग पार्शियली फिल्ड डी सबशेल, पार्शियली फिल्ड के बाद ब्रैकेट में D129 हैविंग पार्शियली फिल्ड डी सबशेल इन देयर, इन देयर, इन देयर न्यूट्रल, in their neutral or any non-oxidation state, in their neutral or any non-oxidation state। स्टार लगा के लिख दो, जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक ZnCd Hg, और इसके नीचे क्या आएगा? ये ग्रुप नंबर कौन सा होता है? 12। तो इससे नीचे वाला 112 होगा। 112 का नाम क्या होगा? अन बाइयम। तो इसके नीचे कौन सा आएगा? UUB। इनके आगे लिख देना ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, मतलब इनको ऐसे लिखकर लिख देना ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, काट देना है। क्यों? क्योंकि इनका जिंक, आप उठाइए जिंक, चलो जिंक की बात करते हैं। जिंक क्या होता है? 3D10 4s2 होता है, यही होता है। क्या डी पूरा भरा हुआ है या आधा है या पार्शली है या कंप्लीट है? क्या इसको ट्रांजिशन बोलोगे? हम बोल देते अगर जिंक +3 में होता तो। क्या जिंक को +3 देखा है कभी? जिंक कब दिखेगा आपको? जिंक एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है एंड दैट इज +2। मैंने कहा एनी नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब अगर कोई अपनी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अगर पार्शियली फिल्ड हो जाता है तब भी उस एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट ही बोलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूट्रल देखेंगे, न्यूट्रल के साथ साथ हमको यह भी चेक करना है कि क्या ये किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाकर तो पार्शियली डी नहीं हो रहा है, और अगर पार्शियली डी फिल्ड हो जाता है किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाके तब भी उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे?
ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। लेकिन जिंक का केस अलग है। जिंक कहो या ये सब कहो, ये अपने न्यूट्रल में और इनकी नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में ही पार्शियली डी नहीं होते। बिकॉज अगर आप यहां पे अगर बात करोगे तो ये D10 है, और अगर आप जिंक +2 की भी बात करते हो तो भी वो 3D10 होगा। अब क्योंकि ये एलिमेंट अपनी किसी नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जाकर पार्शियली फिल्ड नहीं हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांजिशन, है ना। और इसको एक तरह से कह सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। ठीक है भाई। डी एंड एफ ब्लॉक का जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है तब ये बहुत सारा, ये पूरा एक पेज में लिखा रखा है एनसीईआरटी ने। ये बात पूरे एक पेज में लिखी हुई है कि कौन ट्रांजिशन एलिमेंट है और कौन नहीं है ना, ये वाली चीज है। तो ये सिल्वर को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा? अच्छा, क्यों? क्योंकि आपने लिखा ही नहीं है, हम बोल देंगे। बात ये भी सही है कि ठीक है, जो आपने लिख दिया उनको नहीं बोला जाएगा, बाकी सबको बोला जाएगा। कारण सिल्वर क्या होता है? सिल्वर क्या होता है बताओ? सिल्वर किसके नीचे आता है? कॉपर के नीचे। कौन आगे आया? याद है? तो बताओ क्या होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन? 4D सीरीज हो गई, लेकिन वो 4D 10 5s1 होगा क्या? यही होगा सिल्वर। अब देखो, सिल्वर को देखोगे तो लगेगा नहीं है। सिल्वर को देखोगे तो लगेगा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, दिख रहा है ना। लेकिन मैंने कहा सिर्फ न्यूट्रल चेक करना है या उसकी नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट भी। अगर आगे जाकर वो किसी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली डी हो जाता है तब उस एलिमेंट को भी क्या बोला जाएगा? हाँ, बोलना एलिमेंट के लिए है, किसी आयन के लिए नहीं बोलते अपन। ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते किसके लिए है? इसकी न्यूट्रल स्टेट के लिए ही। लेकिन वही एलिमेंट अगर किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जाकर अगर पार्शियली डी फील्ड रखता है, सपोज ये सिल्वर +1 में भी शो होता है, लेकिन +1 में ये 4D 10 ही रहेगा। अभी तक तो हमको लग रहा है कि नहीं है, लेकिन सिल्वर +2 भी शो करता है। सिल्वर के कंपाउंड्स आपको +2 में दिखेंगे, और सिल्वर जो है ये +2 में आकर क्या हो जाएगा? 4D9 और 5s0। अब देखो क्या ये पार्शियली फिल्ड है? मतलब ये +2 में जाकर 4D9 हो गया, इसीलिए हम सिल्वर को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको नहीं बोलते। Ag+2 ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, वो आयन है। आयन को देखकर उसके पप्पा का पता लगाना है कि वो किससे बना था। ठीक है ना। तो ये Ag को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला? क्यों? क्योंकि सिल्वर अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड हो जाता है। तो ऐसा हर डी ब्लॉक का एलिमेंट जो अपनी किसी नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट में जाकर या न्यूट्रल में ही अगर वो पार्शियली फिल्ड है, आपको सीधे सीधे न्यूट्रल वाले भी दिख जाएंगे ना भाई। जैसे आप 3D8 है, 3D6 है ना, 3D5 है, 3D4, 3D3, 3D2, ये सब आपको वैसे ही दिख रहे हैं पार्शियली। तो आप इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, जो न्यूट्रल में ही दिख रहा है पार्शियली वो तो है ही। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो न्यूट्रल में नहीं दिखते और उनकी नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट में जाकर क्या हो जाते हैं? पार्शियली हो जाते हैं। उस केस में भी हम क्या करेंगे? उस एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। जिंक और कैडमियम मरकरी यानी ग्रुप 12, ऐसा याद करो। डायरेक्ट क्या रखोगे? ग्रुप नंबर 12 ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। क्लियर है भाई? नेक्स्ट लिखिए, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। अच्छा, एक इनर ट्रांजिशन होता है, इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक होता है। चाहो तो लिख लो, उसमें कुछ समझाने वाला नहीं कि इनर ट्रांजिशन नाम किसका होता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। जल्दी लिख लो। ये मैंने देखा है कि मॉड्यूल में कहीं न कहीं किसी न किसी सवाल में ये टर्मिनोलॉजी है ना। तो आप परेशान होते होते उसको लेके घूमते रहते हो। अब मैं एक एक को बढ़ाऊंगा, इससे अच्छा मैं लिखवा ही देता हूँ सबको। इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन कौन से होते हैं? एफ ब्लॉक वाले। फिर लिखिए ट्रांस यूरेनिक, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। यूरेनियम क्या होता है? Z92। यूरेनियम का Z कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92। इसके बाद आने वाले सब क्या कहलाते हैं? ट्रांस यूरेनिक। तो आप लिख दो डेल्टा Z इज मोर देन 92। क्या लिख दोगे? सॉरी, डेल्टा नहीं आएगा, Z इज मोर देन, ये सब क्या कहलाते हैं? ट्रांस यूरेनिक। यूरेनियम के बाद आने वाले जितने हैं सब के सब क्या होते हैं? ट्रांस यूरेनिक। सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, है ना, सारे रेडियो एक्टिव होते हैं और सारे आर्टिफिशियल होते हैं। मतलब ये खुद बनाए गए हैं, है ना। सारे एलिमेंट्स जो हैं ये आर्टिफिशियल होते हैं, और ये सब जो हैं बनाए गए हैं, सिंथेसाइज किए हुए हैं लेबोरेटरी के अंदर, नेचुरली नहीं मिलते। इनका नेचुरली एग्जिस्टेंस
अभी तक तो नहीं है, ठीक है भाई। तो ये यूरेनियम के बाद आने वाले कहलाते हैं ट्रांस यूरेनिक। क्या क्या टर्मिनोलॉजी हो चुकी है? अल्टीमेट, हाँ ये सब तो हो गया। ट्रांजिशन हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया, और ये बस ठीक है, हो गए सब, हो गए, इतना काफी है। चले आगे अब। चलो भाई, पीरियोडिक टेबल समाप्त, और केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं।